राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक तटस्थ और स्वतंत्र चयन समिति का गठन करते हुए चयन की एक स्वतंत्र और पारदर्शी प्रणाली लागू करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक रैली को भी संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद भाजपा में शामिल हो गए। इंडिया गठबंधन की स्थिति लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है। अब दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए राजस्थान से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर को उम्मीदवार घोषित किया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए रामजी लाल सुमन, जया बच्चन और पूर्व IAS अधिकारी आलोक रंजन को अपना उम्मीदवार नामित किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेले के हिस्से के तहत ओडिशा में विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए 384 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक देर रात बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई, जिसके बाद किसानों ने आज अपने दिल्ली चलो विरोध को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी 19 से 21 फरवरी को प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की तैयारियों की समीक्षा की। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर वलसाड का दौरा किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीमद रामचंद्र जी एक महान संत, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने कहा कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया है। राष्ट्रपति ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुदेव श्री राकेश के मार्गदर्शन में श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर दुनिया भर में 200 से अधिक स्थानों पर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि यह मिशन आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रहा है, जो मानव कल्याण में उसका महान योगदान है। श्रीमद राजचंद्र आश्रम में आकर मैं एक महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रति अपना हार्दिक सम्मान व्यक्त कर रही हूँ। श्रीमद राजचंद्र जी के एक महान संत, कवि, दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। श्रीमद राजचंद्र जी के व्यापक धर्म ज्ञान और चारित्रिक बल से महात्मा गांधी भी प्रभावित थे। गांधी जी ने उनके बारे में लिखा है, एंड आई कोट, जिस पर मैं मुग्ध हुआ था वो था उनका गंभीर शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शन की उत्कट लगन। बात को मैंने पाया कि वो आत्मदर्शन के लिए ही जीते थे। देवी और स्वजनों, श्रीमद राजचंद्र जी के पदचिन्ह पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने अपना जीवन मानवता की शांति और समरसता की ओर ले जाने के लिए समर्पित किया है। मुझे बताया गया है कि श्री राकेश जी के मार्गदर्शन में मिशन धर्मपुर को पूरे विश्व में 200 से अधिक स्थानों पर सक्रिय है। इस मिशन द्वारा आत्मज्ञान का पथ देखने का प्रयास किया जा रहा है। आपके ये पुनीत कार्य मानव कल्याण को आपकी बहुत बड़ी देन है। देवियों और स्वजनों, जैन शब्दों के मूल में जीन शब्द है। जीन शब्दों का अर्थ है विजेता। विजेता वो है जिसने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो और जो दूसरों को मोक्ष की राह दिखाए। सभी 24 जैन तीर्थंकर मानवता को वो रास्ता दिखाकर गए हैं जिससे जन्म मरण की बंधन में मुक्ति मिलती है, करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है तथा किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का सही अर्थ ज्ञात होता है। जैन जीवन शैली का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और आत्मबोध है। जैन तीर्थंकर द्वारा दिए गए 3 रत्न जीवन को मंगलमय बना सकते हैं
और मानव समाज को सही ढंग से जीना सिखा सकते हैं। ये 3 रत्न है: सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मैं यहाँ जैन समाज के क्षमावाणी दिवस का जिक्र करना चाहूँगी। इस पवित्र दिन पर जैन समुदाय के प्रत्येक सदस्य जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। वास्तव में ये दिन केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मोक्ष की राह पर पहला कदम है। जैन धर्म द्वारा दिखाए गए मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। देवी और स्वजनों, भारत की संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है। जो विश्व के अनेक राष्ट्र विस्तारवाद के बारे में सोच रहे थे, भारत मानवता के उत्थान के बारे में चिंतित कर रहे थे। हमने विश्व को बताया है, अयं निजो परोबीते गणना लघु चेतसाम उदारो चरितरंग तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात अपने और पराया का भेद करना संकुचित मानविकता के प्रतीक है। उदारतापूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के लिए पूरी विश्व एक ही परिवार ही तो है। सत्य, अहिंसा, तप और व्रत भारत के कोण कोण में बसे हैं। भारत आत्मशांति की खोज का देश है, आध्यात्मिक विभूतियों का देश है। ऐसे ही एक विभूति है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। भगवान महावीर के जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल मानव जाति का कल्याण के लिए समर्पित था। अगर कोई व्यक्ति उनके दिखाई रास्ते पर चल पाए तो निश्चित ही आत्मज्ञान संभव है। कहा जाता है मनुष्य एक श्रेष्ठ जीव है, श्रेष्ठ प्राणी है। श्रेष्ठ प्राणी का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है आज इसी सत्य के संधान में जो सब संतों, यहाँ के संतों लोग जो ज्ञान के बारे में खोज रहे हैं, उसी खोज का सबको ज्ञात होना चाहिए, सबका तृष्णा होना चाहिए। उसी तृष्णा को मेंटने के लिए हर कोई इसी दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। सत्य के खोज में इसी जो रास्ता अनेक, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। बहुत सारे संस्थाएं अपने अपने नाम पे चलाते हैं, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य है, सत्य को खोजना। उसी सत्य के दिशा में हम सबको जाना है। और इसी संस्था के और आप जो जुड़े हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी टनकपुर में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान टनकपुर में 22,017 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में राज्यमार्ग परियोजनाओं पर 1,40,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है और आने वाले समय में 60,000 बढ़ाकर 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड में बनेगा। वहीं कार्यक्रम को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सबसे पहले मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इस दुर्गम परिसर में, इस देवभूमि में आपकी अनेक सालों की जिस रोड के बारे में अपेक्षाएं थी, जिसका बार बार जिक्र आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे बार बार इस विभाग के विकास के बारे में बहुत आग्रह किया। तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी डिफिकल्टीज है, अड़चने हैं, पर इनके सब के आग्रह पर जो जो काम उन्होंने बताया उसमें लगभग 90% काम पूरे हो रहे हैं और उसकी शुरुआत हो रही है, भूमि पूजन हो रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वैसे उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2,517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में 3,608 किलोमीटर हुआ है। जहां तक लेन का हिसाब है, 284 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण हुआ है, 570 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का निर्माण हुआ है और करीब 560 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य जारी है। हम उत्तराखंड में अभी जो काम हमने किए, जो काम हमने मंजूर किए हैं और जो काम हम अभी कर रहे हैं, उसकी कीमत
1,40,000 करोड़ रुपए हम उत्तराखंड पर खर्च कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस साल में और 60,000 बढ़ाकर हम 2 लाख करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम उत्तराखंड में बनाएंगे। और पुष्कर जी के उपस्थिति में मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय महामार्ग ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर होंगे, अमेरिका के बराबर होंगे, ये विश्वास आपको देता है। टनकपुर मां पूर्णागिरी का धाम और मानसखंड कैलाश मानसरोवर, इस यात्रा का एक स्टेशन, एक बड़ा जंक्शन टनकपुर में आज पूरे कुमाऊं क्षेत्र की 2215 करोड़ रुपए की योजनाओं के भूमि पूजन के अवसर पर, शिलान्यास के अवसर पर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही हैं, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों या हमारे रोपवे के परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, ऐसे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम सब के बीच में गडकरी जी का मां पूर्णागिरी की पवित्र भूमि पहुंचने पर आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज आपके द्वारा अनेक योजनाओं का यहाँ पर 8 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है, इसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो परियोजनाएं जिनके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो सारी परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो गया है और जो स्वप्न हमने देखा था, जो एक संकल्प लिया था, वो सारी योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। और उत्तराखंड में जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी प्राथमिकता से इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी होगी। जैसे आप सभी जानते हैं, जहां हम बैठे हैं, ये टनकपुर, जो कि एक समय में मैं जब बहुत छोटा होता था तो मुझे भली भांति याद है कि यहाँ पर बस पकड़ने के लिए हमको रात को ही आना पड़ता था। रात को आके टनकपुर के इसी रोडवेज के बस अड्डे पर रहना पड़ता था और प्रातःकाल यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए बस जाती थी। और आज जब हम तुलना करें कुछ सालों पहले, हमको पिथौरागढ़ जाने में कितनी परेशानियों का यहाँ से सामना करना पड़ता था। उसके बाद हम पिथौरागढ़ से जब टनकपुर तक पहुंचते थे और टनकपुर से हमको रुद्रपुर जाना है, हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है या रामपुर मुरादाबाद होते हुए या हमको दिल्ली जाना है, तो कितनी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता था। भाइयों बहनों, बिल्कुल कमर टेढ़ी हो जाया करती थी। मैं स्वयं कई बार देहरादून जाता था खटीमा से, तो कई घंटे लग जाते थे। लेकिन अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा मिलकर अनेक परियोजनाओं पर अभी काम किया जा रहा है। अभी हाल में ही विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश के जितने भी सभी निर्माणाधीन और आगे होने वाले काम हैं, उनकी हमने समीक्षा की है। कुछ आपने हमको अभी आगे जो काम करने हैं उसके बारे में भी बताया है। बहुत सारी जगह पर अभी एनओसी देनी है हमको, और आपने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्वीकृति आप तत्काल भारत सरकार से हमको राज्य के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए दे देंगे। मैं आभारी हूं आपका कि अभी आपने 16,000 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाएं रोपवे की हमारी जो है स्वीकृति की ओर बढ़ा दी है, वो हमको स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है और मुझे आशा है कि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों की तरफ से उनके यहाँ मां पूर्णागिरी के धाम टनकपुर पधारने पर आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपने दिल से आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप सबको इन 8 परियोजनाओं की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा
ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या देश के अन्नदाता न्याय मांगने दिल्ली नहीं आ सकते? देश के अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे तो कहां जाएं? इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि 18 जुलाई 2022 को 3 कानून वापस लेने के बाद मोदी सरकार ने किसानों से एमएसपी के लिए कानून बनाने का वादा किया था। ऐसे में किसान मोदी सरकार से इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे? आज भाजपा की केंद्र सरकार तथा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों ने देश की राजधानी दिल्ली को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है। खास तौर हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर मंजर क्या है, मैं ये आज आपसे साझा करना चाहूंगा। सोनीपत में कुंडली और बहादुरगढ़ में टीकरी दिल्ली बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड्स, बड़े बड़े बोल्डर्स, रोड रोलर्स, कंटेनर्स लगा उन्हें सील कर दिया गया है। यही हाल यूपी और राजस्थान बॉर्डर का भी है। दिल्ली की सत्ता में बैठे सत्ताधारियों से हमारा केवल इतना सवाल है। पहला सवाल, क्या देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? क्या किसान को दिल्ली की परिधि के 100 किलोमीटर में आने की अब आजादी नहीं रही है? देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे तो कहां जाए? जब मुझे न्याय मांगना हो, मैं मेरे प्रधानमंत्री और मेरी सरकार से न्याय ना मांगू तो कहां जाऊं? तो क्या अब न्याय मांगने का कोई रास्ता और तरीका नहीं बचा? सब दरवाजे बंद हैं? यदि हां, तो सरकार ये तो बता दे कि किसान कौन सा दरवाजा खटखटाए। जब किसान आंदोलन पूरी तरह से शांति प्रिय है और जब सालों तक चला पिछला किसान आंदोलन भी शांति प्रिय रहा और टेलीविजन और अखबार इस बात के गवाह हैं और देश, तो फिर किसान की राह में कीले और नश्तर क्यों? साथियों, याद करें कि 18 जुलाई 2022 को 3 काले कानून, लंबे किसान आंदोलन के बाद 3 काले कानून निरस्त करने के फैसले के बाद मौजूदा मोदी सरकार ने किसान को यह आश्वासन दिया कि वो एक प्रभावी और पारदर्शी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का कानून लेकर आएंगे, बनाएंगे। ये वादा भी किया कि इस देश के 72 करोड़ किसान और खेत मजदूर को कर्ज मुक्ति से राहत दिलाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, क्योंकि इस देश में हर घंटे एक खेत मजदूर या किसान आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर है। तो फिर किसान इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे? क्योंकि आजकल सरकार हर बात की गारंटी दे रही है। हम ये पूछते हैं, किसान मोदी जी के और भाजपा सरकार के इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे, न्याय क्यों ना मांगे? किसान खेत मजदूर की परवरिश का सबसे बड़ा हिस्सा शांति और सदाचार होता है। किसान कभी हिंसक नहीं होता, क्योंकि जमीन कभी हमें हिंसक होना सिखाती ही नहीं। उसे मालूम है कि दूसरे का हक लेना नहीं और अपना हक हर हाल में हासिल करना है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं कहूंगा, और एक किसान के तौर पर भी, कि हम किसानों के न्याय की मांग का समर्थन करते हैं। राहुल जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, खड़गे जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमारी मांग बड़ी सीधी है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनसे बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। एक लाइन की मांग है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनके आमने सामने बैठकर बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। पीएसी की बैठक के बाद वरिष्ठ आप नेता एवं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने
प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और देश को एक नया विकल्प देना है। इसके अलावा उन्होंने आप पार्टी की ओर से गोवा की 1 लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करते हुए कहा कि वेंजी विगास दक्षिण गोवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने गुजरात की 2 लोकसभा सीटों के लिए भी उम्मीदवारों चैत्र वसावा और उमेश भाई मकवाना की गुजरात में भरूच और भावनगर सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा की। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि जब पहली बार इंडिया अलायंस के आइडिया को देश के सामने लाया गया था तो पूरा देश उत्साहित हुआ था। देश में एक बहुत बड़े वर्ग में एक उम्मीद जागी थी। आज शुरू में ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से इस अलायंस के हिस्सा है। लेकिन आप ये समझो कि इस इंडिया अलायंस का उद्देश्य है क्या? इंडिया अलायंस का उद्देश्य है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और देश को एक नया विकल्प देना। और अगर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना इस पूरे पवित्र उद्देश्य का आधार है तो आपके सारे जो चुनाव लड़ने से संबंधित चीजें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। समय पर कैंडिडेट की घोषणा करना, आपके कैंपेन प्लानिंग करना, सारे को एक साथ मिलजुल कर इस चुनाव को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर बातचीत करते रहना। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस की जो बातचीत हमारी सीट शेयरिंग को लेकर हुई थी, आप देखेंगे कि ये 2 बारी ऑफिशियल मीटिंग हुई, एक 8 जनवरी को और दूसरी 12 जनवरी के आसपास। आप देखेंगे कि इन 2 ऑफिशियल मीटिंग के अलावा पिछले 1 महीने में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। 1 महीने हो गए मीटिंग का इंतजार करते कि अगली मीटिंग होगी, अगली मीटिंग में कुछ निर्णय निकलेगा और बात आगे बढ़ेगी। हमें बताया गया कि यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए शुरू में लेट हो रहा है, 2 दिन लेट होगा, 3 दिन लेट होगा। हम इंतजार करते रहे। इस बीच कई कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लीडरों से मिलने का भी मौका मिला और वो उनको भी कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई अगली मीटिंग कब होगी। 1 महीने से ज्यादा होने को है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपका उद्देश्य चुनाव जीतना है तो फिर मन में प्रश्न उठता है और चिंता होती है कि इस तरीके से चुनाव जीतना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये चिंता ही है जिसके कारण आज मैं यहां पर बैठा हूं। यहां पर आकर कुछ बोलने की और ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती अगर हम बातचीत करते। आप देखे होंगे पिछले कुछ दिन पहले हमने आसाम में 3 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस उसको स्वीकार करेगी। ये 3 कैंडिडेट जो हमने अनाउंस किया है वो तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आसाम में, उनकी तैयारी शुरू हो गई है। समय को देखते हुए आज मैं गोवा, साउथ गोवा से भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट की घोषणा करता हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे लीडर वेंजी वेगास जो है, जो बेनुलिम से वहां के विधायक भी हैं, वो हम कैंडिडेट के रूप में उनकी घोषणा करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी, इसकी अनुमति देगी। आप देखेंगे कि गोवा के चुनाव जब हुए विधानसभा के, तो विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की 2 सीटें आई थी और दोनों सीटें साउथ गोवा में है। हमारे एमएलए वेंजी और क्रूज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दोनों बहुत पॉपुलर है वहां पर। कांग्रेस पार्टी की भी आज की तारीख में सिर्फ 3 विधायक हैं। उनके 2 विधायक उनके भी साउथ गोवा में है और 1 विधायक उनके नॉर्थ गोवा में। इस हिसाब से साउथ गोवा स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस की 3 सीट है और आम आदमी पार्टी की 2 सीटें हैं तो स्वाभाविक रूप से 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए और उसी के तहत विनेबिलिटी को ध्यान में रखकर, विनिंग प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी ने जी के कैंडिडेचर की आज घोषणा की है। इसी के साथ गुजरात में भी आज मैं 2 कैंडिडेट्स का अनाउंस करने जा रहा हूं। उनमें से एक है हमारे चैतर वसावा जी, जिसके बारे में पहले हमने आपको बताया था, और दूसरे हैं भावनगर से उमेश भाई मकवाना जी। तो भरूच लोकसभा सीट से चैतर वसावा जी और भावनगर लोकसभा सीट से मैं उमेश भाई मकवाना जी के उम्मीदवारी की यहां घोषणा करता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और खूब मेहनत करके ये सीट हम जीतेंगे। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 5 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी और लगभग 13% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस पार्टी की यहां पर 17 सीटें आई थी और 27% वोट शेयर मिला था।
अगर इसको प्योरली साइंटिफिक हिसाब से और मेरिट बेसिस पे आप देखें तो आम आदमी पार्टी को 1/3 सीट मिलनी चाहिए और कांग्रेस को 2/3 मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे 8 सीटें बनती है अगर आप प्योरली मेरिट को और विनेबिलिटी को परिप्रेक्ष्य में सामने रखें। तो आज हमने 2 सीटें अनाउंस करी है, बाकी की 6 सीटों का कुछ दिन के बाद विचार करके आपके समक्ष रखेंगे। बिहार विधानसभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार बजट 2024-25 पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं की चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की हम जनता को जानकारी देते हुए 2024-25 के सारांश सदन के समक्ष पेश करता हूँ। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम वित्तीय आयोग, जिसमें आपदा राज कोष लगभग 1639 करोड़ रुपया, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 4114 करोड़ रुपया, शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान के लिए 2119 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को अनुदान के लिए 1249 करोड़ रुपया, कुल 52,190 करोड़ रुपया देने का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी सरकार की उपलब्धि तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रम को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनर्स्थित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। कुल राजस्व प्राप्त होंगे 2021-23-24 में 2,14,494.26 था, जो बढ़कर 24-25 में 2,26,798.4 रहेगा। राज्य सरकार का राजस्व, जो पिछले साल 2023-24 में 56,981 है 0.89, वो बढ़कर 2024-25 में 61,625.86 रहेगा। संघीय करों में जो राज्य का हिस्सा होगा इस साल 2023-24 में 1,02,737.26 है, जो बढ़कर 2024-25 में 1,13,11,092 का प्रावधान किया गया है। केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान 2023-24 में 54,775 करोड़ रुपया है, वो बढ़कर 52,160 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। राजस्व व्यय 2,50,000 करोड़ 23 करोड़ रुपया 0.82, उसी को वो बढ़कर 2,25,677 करोड़ रुपया हो जाएगा। राजस्व बचत 35,000 करोड़ रुपया 35,529.56 करोड़, वो आगे जाकर जो बचत है, घाटा जो होता है उसमें माइनस में जो बचत होगा बिहार के बचत में -1121.4 करोड़ हो जाएगा। तो कुल जो राजकीय कोष घाटा होगा वो अभी तक जो है 76,465 करोड़ है, वो घटकर 29,095.43 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों ने मेरी भाषण को तो पूरा नहीं सुना, लेकिन जो पूरे बिहार के विकास की चिंता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, उसके लिए पूरा सदन से मैं आग्रह करूंगा कि सदन में मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, और मैं वर्ष 2024-25 की आर्थिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष उपस्थापित करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।